राजू एक सीधा सादा आदमी था जो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी सीता के साथ रहता था। वो मेहनती था, दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका हुआ घर लौटता। लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद पैसों की तंगी हमेशा उनके घर का मसला बनी रहती थी। सीता, राजू की बीवी, एक फिक्रमंद औरत थी। वो हमेशा इस बात पर परेशान रहती थी कि पैसे कब खत्म हो जाएंगे। हर दिन इन दोनों के दरमियान पैसे को लेकर झगड़ा होता। राजू, तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने की फिक्र करनी चाहिए। हम कब तक उसी तंगी में जिएंगे? सीता गुस्से में बोलती। सीता, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन हालात हमारे बस में नहीं हैं। राजू जवाब देता, थोड़ा थका हुआ और अफसरदा। एक दिन सीता खेतों में जा रही थी और चलते चलते अचानक सीता का पांव किसी सख्त चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो वहां एक पत्थर रास्ते में पड़ा था। सीता ने सोचा कि कोई उस पत्थर से गिर जाएगा, तो सीता ने वो पत्थर उठाया तो उसके नीचे एक जमीन में एक पुरानी सा संदूक नजर आया। तजस्सुस में सीता ने संदूक खींचकर बाहर निकाला और खोलकर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। संदूक में एक खूबसूरत सुनहरे रंग का लिबास था जिस पर कीमती मोती और सितारे जुड़े हुए थे। लिबास पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जादुई हो। सीता ने बगैर सोचे समझे वो संदूक लिया और घर वापस आई। सीता ने राजू को संदूक दिखाया। राजू ने जब वो लिबास देखा तो सोचा कि उसे बेचकर हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर सीता को वो लिबास बहुत पसंद आया था। जब सीता ने वो लिबास पहना, अचानक उसके अर्द गिर्द एक रोशनी फैल गई और एक परी नमूदार हुई। परी की आंखों में मोहब्बत और हमदर्दी की चमक थी। राजू और सीता परी को देखकर हैरान हो गए। परी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन पैसे का मसला तुम्हें अंदर से कमज़ोर न करे। तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत और भरोसा है, वही तुम्हारी सच्ची दौलत है। ये लिबास तुम्हारे घर में खुशहाली लाएगा, लेकिन याद रखो, सच्ची खुशी पैसों से नहीं मिलती, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताउन से मिलती है। सीता और राजू की आंखों में आंसू आ गए। सीता ने समझ लिया कि वो हमेशा पैसे के पीछे भागती रही, जबकि खुशी उसके घर में पहले से मौजूद थी। उसका प्यार करने वाला शोहर राजू। सीता ने राजू से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो राजू, मैंने पैसों की फिक्र में तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत को नज़रअंदाज किया। हमें मिलकर खुशी से जीना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने ही पैसे क्यों ना हों। इसी दिन से उनकी ज़िंदगी में सुकून आ गया। वो लिबास जो जादुई था ने वाकई उनके घर में खुशहाली लाई, लेकिन सच्ची खुशी उनके दिलों में मोहब्बत और एतमाद के ज़रिए आई। और यूं सीता और राजू ने अपने गांव में सुकून से, मोहब्बत और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। दोस्तों, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। एक छोटा सा गांव था जहां अली नाम का लड़का रहता था। अली को हमेशा जंगल में जाकर नई चीज़ें दरियाफ्त करने का शौक था, लेकिन गांव के लोग इसे खतरनाक कहते थे। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और सच्चाई को खुद जांच कर देखेगा। अली ने हिम्मत की, जंगल के गहराई में गया और रास्ते में उसने बिगड़े दरख्त, ऊंचे पहाड़ और एक तेज बहती नदी देखी। ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। अचानक उसे एक खूबसूरत झील मिली जो छुपे हुए खजाने की तरह चमक रही थी। अली ने सीखा कि जिंदगी में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खौफ पर काबू पाते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं। वापसी पर अली ने गांव वालों को बताया कि खतरात का सामना करने से ही हम अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं। लोग हैरान हो गए और अली की हिम्मत की तारीफ की। एक छोटे से शहर में जो सरसब्ज जंगलात और चमकते हुए झीलों के बीच में बसा हुआ था, एक छोटा सा आर्ट म्यूजियम था। इस म्यूजियम में दुनिया भर से लाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स आविज़ां थीं, लेकिन एक पेंटिंग ऐसी थी जो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। ये एक ततल्ली की तस्वीर थी जो फूल पर बैठी हुई थी। उसके रंग इतने वाज़ेह थे कि ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा है। इस पेंटिंग में एक जादुई ततली परी रहती थी जिसका नाम लोना था। लोना के पर खूबसूरत और चमकदार थे। एक दिन अली नामी एक मुतजस्सिस लड़का अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम आया। अली को नई जगहों और आर्ट में ख़ास दिलचस्पी थी। जब वो म्यूजियम की गैलरियों में घूम रहा था तो उसकी नज़र इस ततली की पेंटिंग पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती और जिंदा पर लगने वाली ततली के रंगों से महव हो गया। अली जैसे ही करीब आया, उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद ये उसका वहम है, मगर फिर उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी।
सरगोशी करती हुई आवाज बोली, मेरी मदद करो। चालाक बंदर की कहानी। एक घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था जिसका नाम मोनू था। मोनू अपनी चालाकी के लिए मशहूर था और हमेशा जंगल के अन्य जानवरों से एक कदम आगे रहता था। एक दिन मोनू ने जंगल में एक बड़ा सा जामुन का पेड़ देखा जो जामुन से लदा हुआ था, लेकिन पेड़ के पास एक खतरनाक सांप भी घूम रहा था। मोनू ने सोचा कि कैसे जामुन को बिना सांप की चपेट में आए चखा जाए। मोनू ने एक योजना बनाई। उसने आसपास के जानवरों को बुलाया और कहा, मुझे जामुन का एक स्वादिष्ट जूस बनाना है, लेकिन सांप के डर से मैं जामुन तक नहीं पहुंच सकता। जानवरों ने मोनू की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने सांप का ध्यान भटकाने के लिए कई रंगीन वस्तुएं और मिठाइयाँ लाकर वहां डाल दी। सांप की नज़र इन चीजों पर पड़ी और वो उन्हें देखने के लिए चला गया। इस समय मोनू ने जामुन तोड़े और अपने दोस्तों को बांट दिए। सांप जब लौटकर आया तो जामुन पहले ही चुक चुके थे। सांप ने मोनू को देखकर चिढ़कर कहा, तुमने मेरे जामुन खा लिए, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मोनू हंसते हुए बोला, अरे सांप भैया, हम सब एक ही जंगल में रहते हैं। जामुन खाने से ज्यादा अच्छा है एक दूसरे की मदद करना और दोस्त बनाना। इस कहानी से आप जानेंगे कि कभी कभी खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस होना भी कितना नुकसानदायक हो सकता है। तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। काफी समय से बारिश न होने के कारण तालाब सूखने लगा। हंसों को अब कछुए की फिक्र होने लगी, क्योंकि हंस तो उड़कर दूसरे तालाब जा सकते थे, लेकिन कछुआ नहीं जा सकता था। इस पर कछुए ने हंसों से एक लकड़ी लाने को कहा, जिसे बीच में से उसने मुंह में दबा लिया और दोनों सिरों को हंस ने पकड़ लिया। हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे कि बीच रास्ते में कछुए को एक राय देने की सूझी। राय बताने के लिए कछुए ने अपना मुंह खोला तो लकड़ी उसके मुंह में से छूट गई और वो जमीन पे धड़ाम से गिर गया। तो कहने की बात यह है कि कई लोग दूसरों को सलाह देते तो है, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो वो सलाह खुद ही भूल जाते हैं। चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें, और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा।
दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? और एक बार का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक मेहरबान लड़की लिली रहती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे वो अपनी बीमार दादी की देखभाल हो या गलियों में घूमते हुए बेघर जानवरों को खाना देना। उसकी नेकी गांव में मशहूर थी। एक दिन जब लिली जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, उसने एक खूबसूरत परी को देखा जिसका नाम फे था। परी जादुई रोशनी से चमक रही थी। फे, हेलो लिल्ली, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी मेहरबानी वाकई खास है। शुक्रिया, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहती हूँ। ये एक चमकती हुई छुरी है, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी, लेकिन याद रखो कि इसका इस्तेमाल होशियारी से करना, वर इसे हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। शुक्रिया फे, मैं उसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। लिली ने छुरी का इस्तेमाल बीमार जानवरों को ठीक करने, टूटी हुई चीजों को मरम्मत करने और लोगों की मदद करने में किया। वो बहुत खुश थी और छुरी से मोहब्बत करती थी। एक दिन गांव की एक लड़की मिया, जो बहुत बदतमीज थी, ने लिली का मजाक उड़ाया और उसकी कुछ चीजें चुरा लें। लिली को दुख हुआ और गुस्सा आया। मियाँ हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने सबको बहुत मेहरबानी दी है। लिली ने फैसला किया कि वो छुरी का इस्तेमाल मियाँ से इंतकाम लेने के लिए करेगी। उसने छुरी लहराकर मियाँ के पसंदीदा खिलौने को गायब कर दिया। मियाँ, मेरे खिलौने कहाँ गए? मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रही। मियाँ बहुत परेशान थी और लिली ने एक तरफ अफसोस महसूस किया लेकिन दूसरी तरफ खुशी महसूस की। रात को जब वो दोबारा छुरी का इस्तेमाल करने वाली थी, ये अचानक अपनी चमक खो गई और गायब हो गई। और नहीं, छुरी चली गई है, ये क्या हुआ? लिली ने समझा कि छुरी गायब हो गई है क्योंकि उसने इंतकाम लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगले दिन लिली फे के पास गई, उदास और पछताते हुए। लिली, छुरी तुम्हारी मदद करने के लिए थी, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। सच्चा जादू नेक दिल्ली में होता है, छुरी में नहीं। फे, मैंने छुरी का इस्तेमाल इंतकाम लेने के लिए किया और अब ये चली गई है। मुझे बहुत अफसोस है। लिली ने अपनी गलती समझ ली और वादा किया कि वो हमेशा मेहरबान और माफ करने वाली रहेगी, चाहे उसके पास चढ़ी हो या नहीं। उसके बाद
लिली ने अपनी नेकी जारी रखी, लेकिन इस बार एक ज्यादा समझदार दिल के साथ। अगरचा उसने दोबारा कभी चढ़ी नहीं देखी, लेकिन उसने पाया कि नेकी और माफी सबसे बड़ा जादू है। अखलाकी सब सच्चा जादू नेकी और मुआफ कर देने में होता है, इंतकाम लेने में नहीं। एक छोटा सा गांव था जहां जादुई गुफाएं छुपी हुई अनजान राज रखती थी। वहां एक बहादुर छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया गांव में अपने एडवेंचरस जज्बे और नेक दिल के लिए मशहूर थी। एक दिन जंगल में जब वो घूम रही थी, उसने एक छुपी हुई गुफा देखी जो एक अजीब चमक से रोशन हो रही थी। माया के दिल को तरंग लग गई और वो गुफा में दखेल हुई। अंदर गुफा की दीवारों पे चमकदार पत्थर लगी हुए थी, मगर जब वो गहरी और गहरी जा रही थी, उसने अंधेरों में एक आहट महसूस की। अचानक माया ने गुफा में गूंजती हुई एक हंसी सुनी। वो आवाज के पीछे चलती गई और गुफा के आखिरी हिस्से तक पहुंच गई। वहां एक बुरी जादूगरनी के साथ जो रोशन आंखों और शैतानी मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। जादूगरनी, जिसका नाम इजाबेल था, वो कई सदियों से गुफा में कैद थी। अपने दुश्मनों पर बदला लेने की तलाश में थी जो उसके इस जगह में दखील होने की हिम्मत करते। इजाबेल ने माया पर जादू किया जो माया पर असर न हुआ और वो बहादुरी और ठोस इरादे से खड़ी रही। माया ने इजाबेल से अकालमंदी और जादू का मुकाबला किया। दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर लगाते रहे। आखिर में माया के पाक दिल और बेशक दिल इरादे ने इजाबेल के अंधेरे पर जीत हासिल की। एक आखिरी ताकतवर हमले के साथ उसने जादूगरनी को जला दिया, जिससे जादूगरनी गायब हो गई। उसके बुराई का असर गुफा से खत्म हो गया। जब माया गुफा से बाहर आई, उसे गांव वालों की तरफ से मेहमान नवाजी मिली जो जादूगरानी के ताकत से डरती थे। उन्होंने उसे एक हीरो के तौर पर पहचाना और माया ने महसूस किया कि वो साबित कर चुकी थी कि छोटे से छोटे इंसान भी बड़ी बुराई से बहादुरी और मेहरबानी से कैसे बच सकते हैं। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम बहार नगर था। वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ाविया था। ज़ाविया को बादलों का नज़ारा करना और उनकी मुख्तलिफ शक्लें बनाना बहुत पसंद था। वो अक्सर घंटों तक आसमान को देखती रहती और बादलों के बारे में ख्वाब देखती रहती। एक दिन ज़ाविया अपने घर के करीब एक घने दरख्त के नीचे बैठी थी और आसमान पर नजर डाल रही थी। अचानक उसने देखा कि एक बादल बाकी बादलों से कुछ मुख्तलिफ है। वो बादल सफ़ेद नहीं था बल्कि नीला था और उस पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। ज़ाविया ने हैरत से पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? बादल ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैंने कहा, मेरा नाम नैलो है और मैं बात कर सकता हूँ। ज़ाविया ने हैरानी से पूछा, तुम बरसते हो? नैलो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सब रंगों की बारिश करता हूँ। मुझे ये खासियत एक जादूगर ने दी थी ताकि मैं लोगों को खुशी और मसरत दे सकूं। ज़ाविया ने खुश होकर कहा, क्या मैं बादल की सैर कर सकती हो? नैलो ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ जहाँ सितारे चमकते हैं और रंग बरंगे बदल है। नैलो ने ज़ाविया को बदल पे बैठा या और आसमान में उड़ने लगा। ज़ाविया ने नीचे जमीन की तरफ हैरत से देखा। ज़ाविया बहुत खुश थी। आसमान में एक ऐसी जगह थी जहाँ बदल सोने से बने होते थे और वो एक जादुई रक्स करते थे। वो रंग बरंगी बारिश बरसाते थे और लोगों के घरों और बागात को रंग देते थे। नैलो ने ज़ाविया को जमीन पर वापस उतारा। ज़ाविया ने कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम बरस सकते हो? नैलो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। देखते ही देखते बारिश बरसने लगी और हर जगह रंगीन हो गई। ज़ाविया बहुत खुश थी। ज़ाविया ने बादल का शुक्रिया अदा किया। नैलो ने कहा, हर रात जब तुम आसमान की तरफ देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी और सितारों की रोशनी तुम्हें ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगी। बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने के लिए निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे।
वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं। हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है। कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ, हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन वन के गुप्तचर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वे चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही। तब से मैंने यह काम छोड़ दिया। चीकू, तुम चाहो तो यह काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं, वे रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकते हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जो हमारे काम की हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को वन में घूम कर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह उसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डर कर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहां से बंकू उल्लू को देखने लगा। बंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रखे रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर वन में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू। हाँ, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात की घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका। बबलू की आंखें चौंधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू रात को अपने साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए रहा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बबलू ने उसे उसके साथियों चंकी और संकी लोमड़ के साथ पकड़ लिया। बबलू ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू चमकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। बबलू ने उनके चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गई।